हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं अनंत शर्मा। आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं आधुनिक परमाणु मॉडल। इसको 1926 में श्रोडिंगर ने दिया था। तो परमाणु की संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं जो कि पहले के परमाणु मॉडल में भी बताए जा चुके हैं, लेकिन आधुनिक परमाणु मॉडल में भी इसको स्वीकार किया गया है। परमाणु के मध्य में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं अथवा कोश होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न आकृतियों तथा ऊर्जा के परमाणु कक्षकों में वितरित रहते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। दोनों की दिशा कभी भी घूमने की एक नहीं हो सकती है, अर्थात दोनों की घूमने की दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहती है। एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कोशों को KLMN से प्रदर्शित करते हैं और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हैं 2, 8, 18, 32, 8, 18, 8 हो सकते हैं। और किसी कोश में उपकोशों की कुल संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है और कक्षकों की कुल संख्या n² होती है। और जो उपकोश होते हैं या कक्षक होते हैं उनको हम SPDF से प्रदर्शित करते हैं। और S के अंदर जो कक्षकों की संख्या होती है वो सिर्फ 1 होती है। P को 3 भागों में बांटा गया है, PX, PY, PZ, और तीनों भाग जो हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पर D कक्षक को 5 लोब के अंदर बांटा हुआ है, DXY, DYZ, DZX, dx² - y² और dz²। F कक्षक को 7 भागों में बांटा है, Fx x² - y², Fy x² - y², Fz x² - y², Fxyz fz³, Fyz² और Fxz²। और किसी भी कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है और दोनों का जो चक्रण होता है विपरीत होता है। तो S के अंदर एक ही भाग होता है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। P के अंदर 3 भाग होते हैं, PX, PY, PZ, और 2, 4, 6। इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। D को हमने 5 भागों के अंदर बांटा हुआ है और प्रत्येक भाग में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो D के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। F को हमने 7 भाग के अंदर बांटा हुआ है और प्रत्येक भाग में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो F के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो जाएगी। और ये जो SPDF ऑर्बिटलों के जो नाम दिए हुए हैं, S4 शार्प होता है, जो तीक्ष्ण होता है, एकदम चमकीला दिखाई देता है। P4 परपेंडिकुलर होता है, इसके अंदर 3 लोब होती हैं, PX, PY, PZ, जो तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, 90 के एंगल पे होती हैं। और D4 डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है। और F मतलब फंडामेंटल, जो कि सबसे मूल में, सबसे गहराई में, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे गहरी जड़ों में होता है। इलेक्ट्रॉन मेघ अवधारणा। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो नाभिक होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगातार घूमने के कारण और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक मेघ के रूप में दिखाई देता है, क्लाउड के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की किसी भी परमाणु नाभिक के आसपास चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो सबसे अधिक संभावना होती है, उस स्थान को हम कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, जिनको हम SPDF से प्रदर्शित करते हैं। इन चारों कक्षकों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मेघ के अंदर या इलेक्ट्रॉन मेघ के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो सबसे अधिक संभावना होती है, उस क्षेत्र को हम कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हम SPDF से
प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्वांटम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि परमाणु नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, कक्षकों का अभिविन्यास, कक्षाओं की ऊर्जा या ऊर्जा स्तर को या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की व्याख्या करते हैं। इन सभी संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं को मुख्य रूप से हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट होती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या को देखते हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है और हमें क्या समझाती है और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या क्या जानकारी देती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ परमाणु नाभिक होता है जिसके ऊपर धनावेश होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी तथा मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करने के लिए जिस क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है उसको हम मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n कहते हैं। यानी कि यहाँ से इस नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है। इलेक्ट्रॉन अगर पास में होगा तो नाभिक उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल ज़्यादा लगाएगा और इलेक्ट्रॉन अगर दूर होगा तो नाभिक उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल कम लगाएगा। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और ऊर्जा स्तर यानी कोष की जानकारी मिलती है। कौन से कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, K, L, M, N, O, इनमें से किस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित है। अब यहाँ पर n के मान जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेके कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष के अंदर उपस्थित है। तो अगर कोष मैं K, L, M, N ले लेता हूँ तो उसके लिए K के लिए स्मॉल n का मान 1 होता है, L के लिए स्मॉल n का मान 2 होता है, M के लिए 3 और N के लिए 4 होता है। ये n के मान। अभी जैसे हम आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन द्वितीय कोष के अंदर उपस्थित है, तो इसका मतलब द्वितीय कोष L हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें n का मान 2 ले लेना है। इलेक्ट्रॉन तीसरे या चौथे कोष में उपस्थित है तो इसका मतलब n का मान हमें 3 या 4 ले लेना है। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हमें ये चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी। अब जैसे मैंने बताया था आपको बहुत त्रिज्या के बारे में कि r का मान जो होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रोम होता है। यानी कि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि z तो परमाणु क्रमांक होता है जो कि एक नियतांक होता है, स्थित होता है, निश्चित होता है। तो r जो होता है वो n के समानुपाती होता है। यानी जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है वो n का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ जाती है, त्रिज्या बढ़ती चली जाती है और n का मान कम होने पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होती चली जाती है। क्योंकि ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा कोष होता है, दूसरा कोष होता है L, तीसरा M और चौथा N होता है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता चला जा रहा है 1, 2, 3, 4 तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन n कोष के अंदर होगा उसकी नाभिक से सबसे ज़्यादा दूरी होगी, m के अंदर कम होगा और k के अंदर सबसे कम होगा। तो ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। दूसरा नंबर द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्वांटम संख्या हमें क्या क्या बताती है? यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन मेघ या उपकोष कक्षक जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल की आकृति एवं कोणीय संवेग का निर्धारण करती है एवं कोणीय संवेग के कारण ऊर्जा का मापन भी करती है। इसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो स्मॉल n के ऊपर डिपेंड करता है और इसका मान
0 से लेके n-1 तक होता है। यदि आपको क्वेश्चन में n का मान दिया हुआ है तो आप l के मान निकाल सकते हैं, 0 से लेके n-1 तक निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इस क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। उसका सूत्र होता है h/2π √L × L+1। तो उपकोष, हमारे उपकोष या कक्षक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? S, P, D, F, और इनके लिए L का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो इस फॉर्मूले में हम L का मान रखने पर SPDF के लिए कोणीय संवेग की गणना कर सकते हैं। L का मान S कक्षक के लिए 0 है तो कोणीय संवेग S कक्षक का 0 हो जाएगा, और L का मान P कक्षक के लिए 1 है तो यहाँ पर जो कोणीय संवेग आएगा 1/√2 × h/π। D का मान, D के लिए L का मान 2 है तो हम इस फॉर्मूले में L का मान 2 रख देंगे तो हमारा जो कोणीय संवेग आएगा √6 × h/2π। और F के लिए L का मान 3 है तो यहाँ L का मान 3 रखने पर जो कोणीय संवेग आएगा √3 h/2π आ जाएगा। अब अगर n बराबर 3 दिया हुआ है तो उसके लिए L के 3 मान हो सकते हैं, जो कहाँ तक होते हैं? n-1 तक होते हैं, 0 समेत। 0, 1 और 2, n-1 तक मतलब 3-1 यानी कि 2 तक मान हो सकते हैं। और 2 से नीचे जितने भी संभव है वो सभी मान जो होते हैं L के होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2 ये होते हैं। इसी प्रकार K कोष के लिए L का मान, N का मान 1 हो गया तो L का मान 0 हो गया। L कोष के लिए N का मान 2 हो गया तो L के कौन कौन से मान हो गए? n-1 तक हो गया। कौन कौन सा हो गया? 0 और 1 हो गया। M के लिए, M कोष के लिए n बराबर 3 हो गया तो L के मान कहाँ तक हो जाएंगे? n-1 तक हो जाएंगे। कौन कौन से? 0, 1, 2। और n कोष के लिए n का मान 4 हो गया तो L का मान कहाँ तक हो जाएगा? 4-1 यानी 3 तक हो जाएगा। 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल m से भी प्रदर्शित करते हैं और इसको 1896 में सबसे पहले जीमान ने दिया था। इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व के अंतराकाश में अभिविन्यास का निर्धारण किया जाता है, जिसको कक्षकों का अभिविन्यास कहते हैं। कक्षकों को किस तरीके से अभिविन्यास में बांटा गया है? तो अभिविन्यासों की कुल संख्या जो होती है वो कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, और जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान के बराबर होता है। अब ये सभी क्वांटम संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक का मान दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो दिगंशी क्वांटम संख्या से जुड़ा हुआ होता है, उससे संबंधित होता है। यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान दिगंशी क्वांटम संख्या के मान के ऊपर निर्भर करता है। तो m का जो मान होता है वो -L से लेके +L तक होता है, 0 सहित होता है। तो m के जो मान होते हैं उसके लिए सूत्र होता है 2 × L+1। तो m का मान -L, 0 और +L हो जाएगा। अब एक एक करके मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से L का मान दिया हुआ हो तो m का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर L बराबर 0 दिया हुआ होता है तो m का मान भी 0 हो जाएगा। यानी कि L बराबर 0 किसके लिए होता है? S उपकोष के लिए L का मान 0 होता है, अभी मैंने बताया था। तो इसमें केवल जो होगा वो कक्षक 1 होगा। S उपकोष में केवल एक कक्षक होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर m का मान 0 होता है। अब अगर यदि L का मान 1 होता है तो m का मान कितना हो जाएगा? -L, 0 से +L तक हो जाएगा। यानी कि L बराबर 1 तो m बराबर -1, 0 और +1 हो जाएगा। तो L बराबर किसके लिए होता है? L बराबर 1 जो होता है वो P उपकोष के लिए होता है। तो P उपकोष के लिए m के 3 मान हो जाएंगे, -1, 0, +1।
इसलिए पी कोष में 3 कक्षक px, py, pz होते हैं, जिनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। p कक्षकों में px, py, pz, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर विपरीत चक्रण करते हैं, 2 यहाँ पर विपरीत चक्रण करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विपरीत चक्रण करते हैं। ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों एक दूसरे के हमेशा विपरीत चक्रण करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षक के अंदर एक समान चक्रण नहीं कर सकते हैं। अब अगर L का मान 2 आता है तो M के कुल मान कितने हो जाएंगे? -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब L बराबर 2 किसके लिए होता है? D उपकोष के लिए होता है। तो D उपकोष के लिए M के 5 मान हो जाएंगे, यानी कि D उपकोष को 5 D कक्षकों के अंदर विभाजित किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। तो D कक्षक, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 2, सभी के अंदर 2 लेक्ट्रॉन होते हैं और एक दूसरे के विपरीत इनका चक्रण होता है। तो यहाँ पर M का मान पहले के लिए -2, -1, 0, +1 और +2 हो जाएगा। इसी प्रकार L का मान यदि 3 दिया हुआ है, यानी कि F उपकोष के लिए L का मान 3 होता है, तो M के मान कितने हो जाएंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, +2 और +3 तक हो जाएगा, यानी कुल मान 7 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि F उपकोष के लिए 7 कक्षक होते हैं। क्योंकि F उपकोष के लिए L का मान 3 होता है तो M के मान ही 7 हो जाएंगे और प्रत्येक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो F उपकोष के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 होते हैं और सभी का चक्रण जो होता है एक कक्षक के अंदर एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान भी चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है? m/h/2π सूत्र द्वारा हम कोणीय संवेग का मान निकाल सकते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। इस क्वांटम संख्या में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चक्रण यानी कि घूमना, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण को व्यक्त करती है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी कक्षक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं हमेशा। तो यहाँ पर s के 2 मान हो सकते हैं, 2 कंडीशन हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन के घूमने की। एक तो दक्षिणावर्त हो सकती है, एक वामावर्त हो सकती है। तो दक्षिणावर्त के लिए s का मान +½ होता है और वामावर्त के लिए -½ होता है। तो इसको हम इस नीचे के एरो से प्रदर्शित करते हैं और इसको ऊपर की तरफ करते हैं, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूम रहा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूम रहा है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो s का जो मान होता है वो n, l, m के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करता है। और चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है h/2π √m × m+1, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या का होता है, और h/2π √s × s+1 ये चक्रण क्वांटम संख्या का होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइट्रोजन के 2s उपकोष में दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बताइए। कोष कौन सा है? 2s, और 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2s2। इसके लिए सभी क्वांटम संख्या बतानी है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो संख्या होती है 2s, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n के मान को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n किसके अंदर है? 2 के अंदर है, तो n का मान हो जाएगा 2। और s के लिए l का मान 0 होता है s उपकोष के लिए, और l का मान 0 है तो m का मान भी 0 हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का जो मान होता है वो
प्लस 1/2 हो जाएगा। द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2 होगा, L बराबर यहाँ भी 0 होगा, M बराबर यहाँ भी 0 होगा और S का जो मान होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन L बराबर 3 के लिए M के सभी मान बताइए। फॉर्मूला होता है M = 2 L + 1। तो L का मान 3 दिया हुआ है तो M = 2 × 3 + 1 यानी कि M के 7 मान हो जाएंगे। और कौन कौन से हो जाएंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान लिखिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d1 है। तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d1 के लिए n बराबर कितना हो गया? ये संख्या किसको प्रदर्शित करती है? मुख्य क्वांटम संख्या को। n का मान 3 आ जाएगा और m के मान 3 मान के लिए l के मान कौन कौन से हो जाएंगे? 0, 1, 2, n-1 तक हो जाएंगे। तो 3d1 के लिए l बराबर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d कक्षक के लिए l का मान 2 होता है और m के मान L के मान के ऊपर निर्भर करते हैं। 2l + 1, -2, -1, 0, +1, +2। तो इस तरीके से D कक्षक की 5 लोग बना लेंगे। तो D1 यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन -2, -1, 0, +1, +2। तो इलेक्ट्रॉन D कक्षक कोष के अंदर सिर्फ एक ही है तो S का मान +1/2 हो जाएगा। इस तरीके से 3d1 के लिए n का मान 3, L बराबर 2, M बराबर -2 या +2 और S बराबर +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3d7 के लिए n, L, M एवं S के मान बताइए। तो n का मान यहाँ पर 3 है, L के मान कहाँ तक हो जाएंगे? n-1 तक हो जाएंगे, 0, 1, 2 हो जाएगा। और 3d7 के लिए L बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि D कक्षक के लिए L का मान 2 होता है और M के मान -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएगा। और D कक्षक के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से भरते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -2, -1, 0, +1 और +2 इस तरीके से जो D7 इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है D7। इसमें S का जो मान होगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। तो इस तरीके से आप सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं और ये क्वांटम संख्याएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए और इनके फॉर्मूले में मान रख के आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं।